ओके, सो इक्विलिब्रियम में लास्ट में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट. ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट वी हैव डिस्कस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आयनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन. तो देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा क्या है. सबसे पहले इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की तो बात है. सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर कुछ ना कुछ डिसॉल्व किया होगा. सॉल्यूशन मतलब वही एक्वियस जिसके नीचे हम AQ लिखते हैं. जैसे कि पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया और बना दिया सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, पानी के अंदर शुगर डाल दिया और शुगर सॉल्यूशन बना दिया. तो दैट इज पानी के अंदर कुछ ना कुछ एसिड डाल दिया तो एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, सो सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम. और किसके बीच में इक्विलिब्रियम? आयनिक, मतलब कि आयंस, तो आयंस होंगे उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया. तो नेम से ही समझ में आ रहा है क्या, एक सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट आयंस है और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम है. नाम से इतना तो समझ में आ ही रहा है हमें. डिटेल्ड में तो अभी हम देखेंगे ही, लेकिन नाम पढ़े तो ऐसे जैसे कि किसी का भी नाम पढ़े तो हमें दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशंस है और सॉल्यूशंस में आयंस होंगे. आयंस मतलब कैटायंस होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायंस होंगे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड उनके बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम होगा. ओके, सो इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन. देन नाम तो समझ में आ गया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्या क्या बोल रहे हैं. अंडर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द इक्विलिब्रियम यू हैव incidentally come across with the following equilibrium which involves ions. मतलब कि जब भी हम सॉल्यूशंस हो और उसमें कॉन्सेंट्रेशन की चेंज करें, हम कोई भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, तो कभी कभी हमें ऐसे पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम भी मिलेंगे जिसमें आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम है. जैसे कि ये देखो Fe+3 जो एक्वियस है. ओके, SCN, ओके, थायोसाइनेट आयन है, वो भी एक्वियस है. और ये पूरा का पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कल हमने डिस्कस किया था, एक कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था जिसके बारे में हम 12th में डिस्कस करेंगे. मैंने बताया था ना कि यहाँ सिर्फ हमें इक्वेशन देखना है, डिटेल्ड में पूरा का पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें ना आयनिक बॉन्ड ना कोवेलेंट बॉन्ड, बट एक थर्ड टाइप का बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और से कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. डन. ओके, तो वो डिफरेंट है, वो अब सब समझेंगे. वहां पे ना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है. ओके, तो क्या होता है वो हम तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो यहाँ हुआ क्या, इक्वेशन देख के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा. ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस, मतलब सॉल्यूशन है. फॉरवर्ड प्रोसेस भी है, बैकवर्ड प्रोसेस भी है. मतलब इक्विलिब्रियम, इनके बीच में इक्विलिब्रियम रीच होगा. जैसे कि ये लोग का कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगा, मतलब Fe+3 का कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा, SCN का कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो लोग मिक्स हो गए. अभी वो लोग अगर मिक्स हो गए तो वो मिक्स होने के बाद यहाँ पर बनता है हमारा ये कंपाउंड. तो वो बनता जाएगा, वो लोग इकट्ठा होते जाएंगे और ये बनता जाएगा. लेकिन कब तक बनता जाएगा, क्या कंटिन्यूअसली ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट तक ये बनेगा, उसके बाद ये रिवर्स भी होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा. मतलब क्या कि उस पॉइंट के बाद, इक्विलिब्रियम के बाद, ये दोनों में से ये बन रहा है और इसमें से वापस ये दोनों भी बन रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएगा. वही होता है हमारा इक्विलिब्रियम. सिंपल है. तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस के अंदर आयंस है और उनके बीच में इक्विलिब्रियम है. तो हो गया हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन. सिंपल. ओके, चलो. देयर आर न्यूमरस इक्विलिब्रिया दैट इन्वॉल्व्स आयंस ओनली. तो ऐसे बहुत सारे इक्विलिब्रियम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस ही होते हैं. हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स. इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल स्टडी द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग आयंस. तो अब ये पर्टिकुलर थियरी में, ये कंसेप्ट में हम इक्विलिब्रियम तो समझ रहे हैं, लेकिन वैसे इक्विलिब्रियम समझेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस ही हो. ओके, क्योंकि हमारे टॉपिक का ही नाम है क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस. तो आयंस तो होने ही चाहिए, अदरवाइज कैसे बोलोगे. ओके, तो आयंस होंगे. अच्छा, इट इज वेल नोन दैट द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये तो हमें पता है, ये तो पता है ना. ना पता हो तो अभी पता चल गया. क्या, अगर पानी है और उसके अंदर तुमने शुगर डाला और डिसॉल्व कर दिया शुगर को, तो ये शुगर सिरप बन गया और शुगर सॉल्यूशन बन गया. जो गुलाब जामुन में हम डालते हैं वो क्या होता है, पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व किया हुआ होता है. तो क्या ये इलेक्ट्रिकली क्या है, ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है. मतलब इसमें से ऐसा समझो कि तुमने लाइव वायर अंदर डाल दिया शुगर सिरप में और फिर दूसरे
दूसरी उंगली तुमने डाली ऐसे शुगर सिरप के अंदर, तो तुम्हें झटका लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अभी सेंटेंस पढ़ा ना हमने, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भले ही तुमने लाइव वायर डाल दिया, लेकिन तुम पानी में मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसमें उंगली डालोगे तो तुम्हें करंट लगेगा नहीं। ओके, तो शुगर सॉल्यूशन होता है वो इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? वो इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकली दो ही होते हैं, एक तो होता है इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना दे, और दूसरा होता है कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने दे। तीसरे भी होते हैं आधे आधे सेमीकंडक्टर्स, वो डिटेल्ड में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th में, पूरा का पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ओके, लेकिन ये दो होते हैं मेनली क्या? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये सॉल्यूशन भी होता है, मतलब ये दो होते हैं, मतलब वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। तो जो लिक्विड होते हैं मतलब पानी के अंदर बनाया हुआ कोई सॉल्यूशन है, मतलब एक्वियस मीडियम है, वो भी कंडक्टर भी हो सकता है या इंसुलेटर भी हो सकता है। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें एक बार बताया भी था, अगर हमारा नॉर्मल ये जो रो वाटर आता है, ओके, जैसे कि बोरवेल से हमारा बोरवेल का वाटर आता है जो घर पर आता है, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा? और मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था कैसे कि, और ऐसा करना मत, ऐसे भी बोला था, क्या स्विमिंग पूल के अंदर अगर लाइव वायर चला जाए तो क्या होगा? याद आया? मैंने बताया था, उतना तो याद आ गया ना कि हमने बात की थी। हाँ ओके, चलो तो चलो बताओ, पानी के अंदर पानी है, स्विमिंग पूल में भी पानी है, और ऐसे भी तुमने नॉर्मल वाटर ले लिया, उसमें तुमने लाइव वायर डाल दिया। लाइव वायर मतलब क्या? ये वायर यहाँ से जा रहा है, उसको बीच में से काटा और डाल दिया, उसको बोलते हैं लाइव वायर। मतलब उसको तुम पकड़ोगे तो झटका लगेगा, ओके, क्योंकि उसमें से करंट पास हो रहा है, वहां तक तो हो ही रहा है करंट पास। हाँ, तो दैट इज लाइव वायर। ओके, तो क्या लग रहा है, स्विमिंग पूल में या फिर ऐसे ही पानी लिया और तुमने वापस सेम एक्सपेरिमेंट किया, एक कंटेनर लिया, पानी लिया हुआ है, अंदर सॉल्ट डाला या नहीं भी डाला सॉल्ट, ओके, और फिर लाइव वायर डाल दिया और फिर दूसरी उंगली ऐसे पानी में डाली, तो क्या झटका लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, यस लगेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा जो बोरवेल का वाटर होता है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सॉल्ट्स क्या करते हैं? सॉल्ट्स जब पानी के अंदर जाए तो वो टूट जाते हैं, सॉल्ट्स पानी के अंदर जाए तो वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो आयंस बन जाते हैं। आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोथ कैटायंस आल्सो एंड एनायंस आल्सो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एक सॉल्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो जैसे ही वो पानी में जाएगा तो क्या होगा? Mg+2 एंड Cl-2Cl- वैसे टूट जाएंगे। डन, ओके, Mg+2 और 2Cl- में वो टूट गए, तो ये लोग तो कैटायन और एनायन बन गए, तो उसमें से करंट पास हो जाएगा। कौन पास करेगा करंट? पानी नहीं, ये सॉल्ट्स पास करेंगे, मतलब ये जो आयंस है वो पास करेंगे। ओके, नमक डाल दिया NaCl, तो उसमें भी क्या बन जाएगा? Na+ और Cl- अलग हो जाएंगे, तो वो भी आयंस है, तो आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डन। लेकिन तुमने शुगर डाला, तो शुगर अगर पानी में डाले तो वो डिसॉल्व तो हो जाती है, लेकिन उसमें से आयंस बनते नहीं है। जैसे सॉल्ट डाल दिया पानी में, H2O है और उसमें तुमने NaCl डाल दिया, तो Na+ Cl- अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने शुगर डाला C12O22CHO, मतलब जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, वो ग्लूकोज है, लेकिन ओरिजिनल ग्लूकोज कहां से मिलता है? शुगर में से। तो ये है हमारा C6H12O6, तो ये मिलता कहां से है? ये मिलता है C12H22O11, ये एक्चुअली हमारी शुगर है, ये शुगर में से मिलता है। हाँ, तुमने तो पढ़ लिया ना बायोमोलिक्यूल्स, ओके, हाँ, तो उसमें से बनता है क्या? ग्लूकोज और सुक्रोज। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन दोनों कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। वो सब हम 12th में पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में तुमने तो पढ़ लिया होगा, लेकिन 12th में हम पढ़ेंगे क्या? ये भले ही दिखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्या अलग है पता हो तो? नहीं, वेरी गुड, उनको आइसोमर्स बोल सकते हैं, यस, दे आर दी आइसोमर्स बोल सकते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा ना, क्या अलग है? केमिस्ट्री देखे तो क्या अलग है इन दोनों में? ये है एक ग्लूकोज और एक है सुक्रोज, तो दोनों में क्या अलग है? हाँ, मतलब दोनों में 6 कार्बन तो है ही। अरेंजमेंट किसकी? कार्बन तो ऐसे लाइन में ही 6 है।
अरेंजमेंट अलग है, वो बात तो सही है, लेकिन अरेंजमेंट एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप की अलग है। जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, जो हम अल्डिहाइड ग्रुप पढ़े CHO, वो इसमें होता है, और सुक्रोज में होता है हमारा कीटोन ग्रुप COO1। याद आया? ओके, तो डिटेल वो केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव है। तुम लोग बायोलॉजी पर्सपेक्टिव पढ़े बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बायोमोलिक्यूल्स हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है। याद है ना? अल्डिहाइड जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, लास्ट में ही होगा, वो हमेशा लास्ट में ही होगा। ये और दूसरा कौन ऐसा होगा? अमिताभ बच्चन। वेरी गुड, मतलब इन शॉर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ये दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा लास्ट में ही लिखते हैं, लाइन वहीं से शुरू होगी। ओके, अमिताभ बच्चन, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। अच्छा, और ये है कीटोन। ये भाई साहब हमेशा कहाँ होंगे? बीच में, मिडल में होंगे। मिडल में इंदर एकदम मिडल में नहीं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में नहीं होंगे। अगर वो फर्स्ट और लास्ट में इसको रखा तो वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। ओके, डन। चलो हम यहां आते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअली सुगर। तो इसको मैं पानी में डाल दूंगा तो वो ऐसे अलग हो जाएगा, एक ग्लूकोज में और सुक्रोज में। अगर सुगर को मैंने पानी में डाला तो वो ग्लूकोज और सुक्रोज में अलग हो जाएगा। लेकिन ये लोग आयन है क्या? देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, ये लोग आयंस नहीं है। लेकिन अगर सेम इसको मैंने क्या किया, सिर्फ पानी में डाला तो ये लोग अलग हो गए। पानी में डाला मतलब क्या? प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। पानी में डाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। तो पानी में डाल देंगे तो इसमें से ये दो बन जाएंगे, इसमें से ये दो बन जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, अभी इसमें से ये दो बनेंगे भी कैसे, तो वो सब हम बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से समझेंगे। ओके, नहीं तो तुम डायरेक्टली देखोगे तो तुम्हें नहीं दिखा। देखो ये 12 है, ये 12 है तो 22 हो गया या 24 हो गया, और यहाँ पर तो 22 है। तो एक्चुअल में क्या होता है पता है? H2O होता है। वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है, बाहर निकल जाता है। तो देखो दो निकल गए तो 24 था तो 22 हो गया, और ये 6 और 6 12 थे, 12 में से एक O निकल गया तो 11 हो गया। ओके, तो वो सब डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, अगर वो सब हम सैकराइड्स है, ये सब क्या है? सैकराइड्स। ओके, तो उसको पानी में डालेंगे ना तो वो टूटेंगे, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, माल्टोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं, मतलब ये सब वैसे जैसे हम पॉलीमर्स में पढ़ते हैं ना, तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी जरूरत नहीं है। अभी समझने के लिए मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये समझा रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर NaCl को तुमने पानी में डाला, ओके, तो वो क्या हो जाएगा? Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाएगा वो। डन। अगर मैंने HCl को पानी में डाला तो भी वो हो जाएगा क्या? H प्लस Cl माइनस। अगर मैंने एसिटिक एसिड CH3COOH को भी पानी में डाला तो एसीटेट आयन मिलेगा। एसीटेट आयन मतलब CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये एसीटेट आयन मिलेगा। डन। ओके, तो ये सब लोगों को अगर हम पानी में डालें तो वो लोग ऐसे आयंस बना रहे हैं। देखो Na प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, एसीटेट आयन CH3COO माइनस, H प्लस, ये सारे आयंस है। आयंस है तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस कैन कैरी द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर से मैं वही ले रहा हूं क्या? C12H22O11, इसको मैंने पानी में डाला तो मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो देखो यहाँ पे आयंस है क्या? नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं। ये एक्सेप्शन नहीं, ये अलग है, इनसे ये अलग है। क्यों? क्योंकि इनको पानी में डाला, सबको पानी में डाला, इन सबको पानी में डाला तो आयंस बन गए। इनको पानी में डाला तो भी इसमें से भी दो पार्ट, जैसे इनमें से ऐसे दो दो पार्ट हो गए, वैसे यहां से भी दो पार्ट निकले, दो सब्स्टिट्यूएंट निकले या दो सब्सटेंस निकले, लेकिन वो दोनों आयंस नहीं है। ये सारे आयंस है। डन। तो अगर आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी नहीं। सिंपल। ओके, चलो। सो aqueous solution of sugar does not conduct electricity। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि
एक्वियस सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो उसमें आयंस बनेंगे ही नहीं, और अगर आयंस ही नहीं बनेंगे तो आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं। डन, आगे बढ़ते हैं। However, when common salt, अपना टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, NaCl, ओके, MgCl2, CaCl2, ये सारे के सारे सॉल्ट ही है, लेकिन कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट की बात करें तो वो NaCl है। बाकी सबको जिसमें प्लस और माइनस से वो जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था 10th में एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, तो ऐसा नहीं है सॉल्ट मतलब सिर्फ अपना खाने वाला नमक NaCl, तब भी हमने डिस्कस किया था। MgCl2 ये भी सॉल्ट है, CaCl2 ये भी सॉल्ट है, प्लस माइनस हो वो सॉल्ट है। डन, लेकिन रॉक सॉल्ट तो NaCl ही है, ऐसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो NaCl ही है, ओके, लेकिन उसके अंदर बाकी सब कुछ भी है। NaCl तो है ही, लेकिन बाकी सारे फॉर्मूलाज भी है, मतलब बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी है, और जैसे हम वो दुकान से लेके आते हैं तो वो उसको फिल्टर कर करके प्योर NaCl ही लेके आ जाते हैं, ओके। अदरवाइज केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से फॉर्मूला तो NaCl ही लेंगे रॉक सॉल्ट का भी, ओके। चलो, सो कॉमन सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl इज एडेड टू वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पास करवानी है तो उसमें क्या डाल देना पड़ेगा हमें? सॉल्ट, ओके, सॉल्ट डाल देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्यों पास होगी? क्योंकि NaCl डाला तो वो पानी में जाके टूटेगा, Na+NCl- मतलब आयंस, और आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर हमने नहीं डाला सॉल्ट फिर भी वाटर इज अ कंडक्टर। अगर हमने सॉल्ट नहीं डाला, सिर्फ पानी ही है, फिर भी वो क्या है? कंडक्टर ही है, इट कैन कैरी दी इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें बाकी ऑलरेडी जो पानी में डिसॉल्व्ड सॉल्ट है वो तो होंगे ही, MgCl2, CaCl2, थोड़ा बहुत NaCl अंदर पहले से होगा, वो सब तो अंदर पहले से है, हमने नहीं डाला, पहले से है ही, तो पहले से है तो वो भी प्लस माइनस में अलग हो जाएंगे और वो लोग कैरी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। डन। लेकिन अगर ऐसा पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया हो, क्या? डीमिनरलाइज्ड वाटर, DM वाटर, क्या नाम ही देखो, डीमिनरलाइज्ड, मिनरल्स मतलब ये सारे सॉल्ट्स हमारे, ओके, जो जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। एकदम तुम DM वाटर पियोगे वो भी नहीं अच्छा, और एकदम बहुत ज्यादा, अरे यार सॉल्ट तो जरूरी है, और बहुत ज्यादा सॉल्ट वाला पानी पिया वो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा, सॉल्टी लगेगा, ओके। अभी तो हमें आदत हो गई है RO वाटर की, ओके, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट हम क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा भी है। जितने बॉडी को चाहिए उतने सॉल्ट तो बॉडी में जाने ही चाहिए, और वो पहले जाते थे नॉर्मली वाटर से, लेकिन जब से हमने पानी पीना शुरू किया है तब से हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है। RO वाटर जब से पीना शुरू किया है तब से इम्यूनिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ही नहीं है इनफ अमाउंट में, ओके। तो जो वो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ये सब वाटर की केमिस्ट्री है, ओके। तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, पार्ट्स पर मिलियन ppm, वो सब एक रेंज में होना चाहिए। तो वो जो बिस्लरी वाटर बाहर मिलता है तो उसमें बहुत ही कम TDS होते हैं, मतलब 35, 40, 50 टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब अंदर जो सॉलिड्स डिसॉल्व है वो इतना कम पिएंगे तो हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए पानी में से वो नहीं मिलेंगे, ओके। मतलब उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि हम पानी पी रहे हैं और वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं वॉशरूम जा रहे हैं, मतलब अंदर कुछ यूज नहीं है, सिर्फ जा रहे हैं, ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसका यूज नहीं है। तो होना चाहिए रफली 150 TDS, ओके। तो 150 TDS, कहाँ 35, 40 और कहाँ 150, तो 3 गुना कम, ओके। तुम 150 से 200, 250 लोगे तो भी चलेगा, 500 लोगे तो डेंजरस है। वैसे वो भी डेंजरस नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर लॉन्ग टाइम मतलब 5-10 ईयर्स अगर इतना ज्यादा लिया तो फिर अगर हमारी हेल्थ, मतलब जंक फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, वैसी अगर हमारी लाइफस्टाइल है तो बहुत ज्यादा TDS वाला अगर वाटर कंटिन्यूअसली सालों तक लिया तो स्टोन होने के चांसेस है, किडनी स्टोन, ओके, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे हमारा नमक होता है तो नमक को हम यूज ना करें, देखो रॉक सॉल्ट कैसा पत्थर जैसा होता है, और यहाँ से हम जो दुकान में से लेके आते हैं वो तो पाउडर फॉर्म में होता है, मतलब वो भी उसको भी अगर देखो थोड़ा बहुत पानी रख के ऐसे रखो रूम में या किचन में तो वो भी पत्थर जैसा हो जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं क्रिस्टल, तो क्रिस्टल फॉर्म में है, ओके। तो वो हो जाएगा वैसा। सो बेटर कि हमें जो रिक्वायर्ड है वैसा ही पानी पीना चाहिए, तो ज्यादातर वो पानी की आदत मत डालना। अभी तो तुम्हारा स्टार्टिंग है, ये सब नॉलेज मिले ना तो उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो,
तभी एजुकेशन का फायदा भी होगा, अदरवाइज तो फिर हमें 11th 12th पढ़ के फिर वापस तुम्हें डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। ओके मतलब कोई भी चलो हिमांशु, तो हम कोई भी फील्ड में आगे बढ़ जाए, ओके, लेकिन फिर फाइनली अगर हेल्थ सही नहीं है तो डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम ही डॉक्टर बन जाते हो तो फिर तुम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, क्योंकि तुम ऐसी चीजें सीखोगे कि जिससे तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। ओके देखो डॉक्टर की लाइफ, मुझे ये बात डॉक्टर से सीखने को अच्छी मिली, उनकी लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया होती है, बढ़िया मतलब डॉक्टर बनने के बाद की बात है। ओके कैसे, मतलब मैं कौन से सेंस में बता रहा हूँ, कौन से पर्सपेक्टिव से, वो अपने क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे जाते हैं 10 बजे, ओके, और काम करते हैं 10 to 1, 10 to 1 3 घंटे काम करते हैं, और वो भी एकदम आराम से, हड़बड़ी नहीं, कुछ कोई इमरजेंसी नहीं। इमरजेंसी पेशेंट के लिए होती है, हमारे लिए इमरजेंसी है, उनके लिए तो अपना काम ही है। तो तुम ऐसे बोलोगे ना सर इमरजेंसी आ जाओ, हाँ मैं आ रहा हूँ, तो वो ऐसे हड़बड़ी में नहीं आएंगे, मतलब हड़बड़ी में आएंगे तो भी फायदा भी नहीं है, क्योंकि उनको मेंटली भी स्टेबल रहना है, तब जाके ही तो ऑपरेशन कर पाएंगे। तो हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं। ओके तो वो ऐसे 10 to 1, तो 10 to 1 अच्छे से काम करेंगे, फिर 1 to 4 रेस्ट, रिसेस, इतनी 3 घंटे की रिसेस, ओके, फिर 4 o'clock वापस शुरू, तो 4 to 7, और 4 to 7 किया, वापस हॉस्पिटल बंद, क्लिनिक बंद, घर पर। हाँ फिर तुम स्पेशलाइजेशन में हो या 24 आवर्स वाली हॉस्पिटल में हो तो शायद इमरजेंसी कॉल में बुलाए कि मैम आना पड़ेगा, सर आना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके अदरवाइज अगर जनरल जो फिजिशियन होते हैं एंड ऑल, ओके, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका तो टाइम फिक्स होता है, इतना ही टाइम, और इतना ज्यादा टाइम मिलेगा तो वो करेंगे क्या, तो उनकी लाइफस्टाइल देखना है। ऐसे सुबह सुबह ऐसे तुम चले जाओ JNFC या फिर वो अपना कौन सा है उस साइड गार्डन मातरिया एंड ऑल, ओके, यहाँ पे साईं बाबा टेम्पल पे, तो वहां जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना वही सुबह सुबह जाते हैं ऐसे, नहीं तो किसके पास टाइम है यार, ऐसे घूमो चलो, किसके पास टाइम है। हाँ खाना खाने जाना हो, चलो दाबेली खाने जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, तो सब रेडी हो जाएंगे। किसी को बोलोगे चलो कल से सुबह चलने के लिए जाएंगे, ओके, एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ना बोल देंगे डायरेक्टली, ना भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत अभी तुम्हारी एज में तो शायद स्टार्ट भी कर ले, लेकिन एक एज के बाद पागल है क्या, इतना टाइम कहाँ है ऐसे। ओके सो चलो हम जनरल साइंस में चले गए। अच्छा तो सॉल्ट नहीं डालेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी, लेकिन सॉल्ट डाल देंगे तो ज्यादा, ओके, और हम चले गए थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि डीमिनरलाइज्ड वाटर है, डीमिनरलाइज्ड मतलब उसमें से मिनरल्स निकाल दिए है, तो डीमिनरलाइज्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स मतलब ट्रू है तुम्हारा आंसर। अच्छा चलो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि मिनरल्स में से ही कैटायंस एनायंस बनेंगे, और तुमने मिनरल्स ही निकाल दिए तो कैटायन एनायंस बनेंगे नहीं, अगर आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके चलो, ऑल्सो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जितना ज्यादा डालोगे उतने आयंस ज्यादा बनेंगे, जितने आयंस ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगी। ओके सिंपल। ओके now Michael Faraday classified the substances into two categories based on their ability to conduct electricity, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसके बेस पे माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने दो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। वन कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वियस सॉल्यूशंस एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब एक कैटेगरी का नाम, अभी नाम समझो फिर समझाता हूं क्या है। एक कैटेगरी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब एक कैटेगरी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। while the other do not, okay, and are thus referred to as the non electrolytes, simple। तो ये दूसरी कैटेगरी, तो एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी नॉन लगा दो सिर्फ, ओके, तो एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कैसे भाई? माइकल फेराडे ने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्वियस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उनको डाल दो इलेक्ट्रोलाइट्स में, और जो कंडक्ट ना करे उनको डाल दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, सिंपल। अभी तुम्हें ही बता दूं कि मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, बनेगा कैसे? पानी में सॉल्ट डाल के, और क्या, तो उसको मैं कहां डालूं? इलेक्ट्रोलाइट्स में या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में? वेरी गुड। अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, मेरे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसको मैं कहां डालूं?
इलेक्ट्रोलाइट्स में या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट्स में। डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, अकेला HCl थोड़ी होगा, पानी तो डाला ही होगा। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो पानी कम होगा और एसिड ज्यादा होगा, और डाइल्यूट होगा तो पानी ज्यादा होगा और एसिड कम होगा, लेकिन पानी होगा तो सही। और अगर पानी होगा तो HCl टूट के H+Cl- बन जाएगा, तो वो आयंस बनेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में डाल दो। अगर मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, ओके, चाशनी है गुलाब जामुन वाली, तो उसको मैं कहाँ डालू? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल, ओके। तो तुम भी बन गए माइकल फेराडे। ओके चलो आगे। फेराडे फर्दर क्लासिफाइड, अभी और आगे, ओके, तो और आगे पढ़ना है। फेराडे फर्दर क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी आगे क्लासिफाई किया है, क्या? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे? स्ट्रॉन्ग और वीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? आयंस। तो स्ट्रॉन्ग होंगे उसमें ज्यादा आयंस होंगे और वीक होंगे उसमें कम आयन होंगे। एज सिंपल एज दैट। डन 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 बोल रहा हूं। अच्छा डन, ओके। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसमें ज्यादा आयंस होंगे और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें कम आयंस होंगे। तो जैसे कि अगर मैं लूं NaCl, ये लिया हुआ ही है, ओके, जैसे कि हमने ये लिया हुआ है क्या? NaCl। तो ये जो NaCl है, ऐसा समझो कि मैंने NaCl के 100 मोल्स लिए। कितने? 100 मोल्स। तो उसमें से ये सब, इसमें से, ओके, ये भी है, इसमें से 100 Na+ और 100 Cl- मिलेंगे मुझे। 100 Na, अगर 100 मोल्स लिए मैंने तो उसमें से 100 Na+ और 100 Cl- मिलेंगे। डन। लेकिन अगर मैंने 100 ये ले लिए एसिटिक एसिड के मोल्स, कितने लिए? 100। तो 100 में से ऐसा समझो कि 5 मिलेंगे CH3COO-, मतलब एसिटेट आयन, और 5 मिलेंगे H+, और 95 मोल्स जैसे थे वैसे वहीं पड़े रहेंगे। डन। तो ये, इसको मैं कहां डालूं? वीक में डाल। देखो दोनों में आयंस बन रहे हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन? जिसको पानी में डालने से जो आयंस बनाए वो इलेक्ट्रोलाइट। क्या मैं इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आयंस नहीं बन रहे, दैट्स व्हाई। सिंपल। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स में इसमें से ज्यादा आयंस बन रहे हैं और इसमें से ज्यादा आयंस बन रहे हैं और इसमें से कम आयंस बन रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? NaCl स्ट्रॉन्ग, और ये कौन सा हुआ? वीक। सिंपल है। अच्छा चलो फिर से हम बन गए माइकल फेराडे। ये क्या किया मैंने? क्लोज। हाँ, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको कैसे बताएंगे? तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जिसमें कम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दूर से देखने दो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि NaCl, तो NaCl को तुमने अगर पानी में डाला तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब 100 मोल्स डाले पानी में तो 100 के 100 ऐसे टूट गए, 100 Na+ 100 Cl-। लेकिन दूसरा, ओके, आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, व्हाइल द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर ओनली पार्शियली डिसएसोसिएट। एसोसिएट मतलब इकट्ठा होना, डिसएसोसिएट मतलब टूटना, ओके, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाला केस, ओके। सो डिसएसोसिएट मतलब जो टूट रहे हैं, तो जो वीक होंगे उसमें से कम नंबर ही आयंस बन रहे हैं, बाकी जैसा था वैसा ऐसे पत्थर बन के नीचे, स्टोन बन के नीचे बैठा हुआ। तो वो कौन सा होगा इलेक्ट्रोलाइट? वीक। उसमें से भी आयन बन रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ज्यादा आयंस नहीं बन रहे, मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके चलो। For example, an aqueous solution of sodium chloride is comprised entirely of the sodium ions and chloride ions, while that of acetic acid, वही example है जो हमने डिस्कस किए, mainly contains unionized acetic acid molecules and only some acetate ions and hydronium ions. H+ को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, याद रखना। हाइड्रोनियम आयन मतलब H+, और एक हाइड्रोनियम आयन सेम ही होता है, that is H3O+। क्या? H3O+। ये कहां से आया? H2O है, H2O एक H+ गेन कर लेगा, H2O, उसने एक H गेन किया, एक H गेन किया तो क्या हो गया? H2 के 3 हो गए, H2 थे H2O, तो H2 थे, उसने एक H+ गेन किया तो वो क्या हो गया? H3 हो गया।
लेकिन H3O प्लस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भले ही वो H ले रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो क्या बोलेंगे हम? प्लस बोलेंगे। डन, सिंपल है। ओके, जो डिटेल में जब भी आएगा तब वापस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन H3O प्लस एंड H प्लस दोनों को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोनियम आयन। ओके, चलो। दिस इज बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन in case of sodium chloride as compared to the less than 5% ionization of acetic acid which is a weak electrolyte. Done. अभी यहाँ वर्ड देखो क्या यूज हुआ, आयोनाइजेशन। ये क्या है? अरे जिसमें आयन बने उसको आयोनाइजेशन बोलेंगे, खत्म। डन। जिसमें आयन्स बने उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। डन, चलो सिंपल है। देखो सब कुछ कंसेप्ट समझ लोगे तो सिंपल है, अदरवाइज एनसीईआरटी में से भर भर के लिखा हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स से समझाया है, नहीं तो समझना तो एक पैराग्राफ में ही खत्म हो जाएगा। ओके, चलो। इट शुड बी नोटेड दैट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द आयंस एंड द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी इक्विलिब्रियम तो रीच होगा। ओके, तो कैसे होगा? इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस, जितने भी 5% तो 5% जो आयंस बने वो इन्वॉल्विंग ओके आयंस एंड द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, डन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। बस, तो यही इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस इन्वॉल्व है वही इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। सिंपल था, पक्का? ओके। Acids, base and salts come under the category of electrolytes. मतलब एसिड भी, बेस भी और सॉल्ट भी come under the category of electrolytes. अभी ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? अभी तो क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन ये मत बताना इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है वो। हाँ, यस, तो वो बताना। ओके, जिसको हम पानी में डालने से वो डिसोसिएट होके आयंस बन जाए, देन वी कैन कॉल देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, देन जो आयंस बनाए उसको ही इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, क्योंकि आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इनडायरेक्टली वही हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट्स। वो बात सही है, लेकिन जो आयंस बनाए और फिर आयंस कंडक्ट करेगा। ओके, ऐसे गलत तो नहीं देंगे, तुम कोई भी लिख सकते हो, लेकिन जनरल केस में अगर प्रेफर करना हो तो क्या कि जो आयंस बनाए और आयंस पूरा लिख दो ना, जो सब्सटेंस पानी में डालने से आयंस बनाए एंड आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो वो सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट आयंस को। NaCl को पानी में डालेंगे तो Na+Cl- बनेंगे, ये Na+ और Cl- इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलेंगे? Na+ को या Cl- को? NaCl को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, जिसमें से आयंस बने उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। डन। ओके, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मे एक्ट एज ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ? उसको तुम पानी में डालोगे तो वो आयंस बनाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। तो सॉल्ट्स तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि NaCl, MgCl2, CaCl2। ओके, तो सॉल्ट्स तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इवन एसिड्स एंड बेस भी इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि हमने अभी देखा HCl, तो HCl को पानी में डालेंगे तो H+ एंड Cl- आयंस बन गए वो। ओके, तो HCl क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। बेस ले लो, NaOH ले लो, NaOH को तुम डाल दोगे पानी में तो Na+ एंड OH-, तो ये आयंस बन गए, मतलब वो भी NaOH भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। वैसे कोई भी ले लो, KOH ले लो तो K+ OH-, H2SO4 ले लो तो H+ एंड HSO3-। डन। तो ऐसे HCl, H2SO4, HNO3 ले लो तो H+ और NO3-। डन। ओके, तो ये सब एसिड, बेस, बहुत सारे बेस भी है, तो वो जब आएगा डिटेल में तब हम बहुत सारे हैं स्ट्रॉन्ग। इसमें भी क्या है? एसिड्स और बेस इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करेंगे। उसमें भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और वीक एसिड भी है, हमें पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और वीक एसिड भी है। जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड CH3COOH, अभी देखा वो,
तो वो वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, फिनॉल वीक एसिड है। तो ये सब जब आएगा तब, लेकिन याद रखो, जितना जितना याद रह रहा है उतना उतना अभी से याद रखो तो पक्का हो जाएगा। ओके, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, KOH तो वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और वीक बेस, तो वीक बेस में कौन आएंगे, तो वीक बेस में से एमोनिया ले लो तो वो वीक बेस में आएगा, एमाइन ले लो तो वो वीक बेस में आएगा, मिथाइल एमाइन ले लो, इथाइल एमाइन ले लो तो एमाइंस है। ओके, वो भी वीक बेस में आएंगे। तो वो सब हम जब भी आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब जब आए तब जितने भी नाम आए उतने तो पता हो जाने चाहिए। जितना अभी आए उतने तो तुम ऐसे माइंड में ऐसे बनाते चलो या नोट्स बनाते चलो कि भाई ये जो आए हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। डन? ओके, चलो, तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। क्या समझा हमने समझा आयनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? मैंने तुम्हें बोलने के लिए कुछ रखा हुआ हो तो कुछ रह गया है क्या? आयंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज रह गई जो बुक में अभी एक ही वर्ड यूज किया गया है। एक वर्ड है डिसोल्यूशन। ओके, और डिसोल्यूशन नहीं, डिसएसोसिएशन, और दूसरा वर्ड है आयोनाइजेशन। ओके, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं। अभी जो बुक में लिखा है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन ये चीज जो पता होनी चाहिए इसके लिए हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या, जैसे कि अगर मेरे पास पूरा का पूरा ऐसे NaCl पड़ा हुआ है क्रिस्टल, तो इसमें क्या होगा, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, ऐसा ही पूरा पड़ा हुआ होगा। ये ऑलरेडी Na+, Cl- है। ऑलरेडी ये लोग क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, तो वो अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए। और जैसे ही इनको पानी में डाल देंगे तब जाके ये लोग Na+ अलग, Cl- अलग, वैसे अलग हो जाते हैं। लेकिन जब है, जैसे कि हमने पानी में नहीं डाला, अभी पानी में डाले बिना है, तब भी वो लोग आयंस के फॉर्म में ही है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये प्रोसेस को बोलेंगे हम डिसएसोसिएशन। मतलब इसको अगर हम पानी में डाल दे तो क्या हो जाएगा, Na+ एंड Cl-। तो इसमें आयंस ही थे, लेकिन पानी में डालने से डिसोसिएट हो गए, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसएसोसिएशन। डन? लेकिन अगर मेरे पास से HCl है, उसको मैं पानी में डालू तो H+ और Cl- होगा। डन? तो ये जब HCl के फॉर्म में था तब वो +- इसके जैसा नहीं था। हाँ, पार्शियल, ये तो आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लगता है, पता है ना। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये सब हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, और Cl में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी क्यों आया, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये Cl खींच लेता था। क्यों खींच लेता था? क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को उसने खींच लिया, इसलिए यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसके जैसा नहीं है वो। ओके, और जैसे ही पानी में डालेंगे तो H+ और Cl-, तो क्या बन गए, आयंस बन गए। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसको हम डिसएसोसिएशन नहीं बोल सकते, इसको हम डिसएसोसिएशन नहीं बोल सकते, आयोनाइजेशन ही बोलना पड़ेगा। समझ में आया? आयंस बन रहे इसलिए आयोनाइजेशन। इसको हम डिसएसोसिएशन बोल सकते हैं क्योंकि पानी में डाले बगैर पहले भी वो लोग तो Na+ और Cl- आयंस के फॉर्म में ही थे, पानी में डालने के बाद तो सिर्फ अलग हुए हैं, अदरवाइज थे तो आयंस के फॉर्म में ही। तो इसको हम बोलेंगे डिसएसोसिएशन। क्या इसको आयोनाइजेशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो आयंस ही बन रहे हैं ना, तो इसको दोनों बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि आयंस बन रहे हैं, और डिसएसोसिएशन भी बोल सकते हैं क्योंकि पहले से आयन थे, पानी में डालने के बाद सिर्फ अलग हुए। ओके, तो उसको डिसएसोसिएशन भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम आयोनाइजेशन बोल सकते हैं। H+ एंड Cl- आयंस बन रहे हैं तो हाँ आयोनाइजेशन बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्या डिसएसोसिएशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऐसा नहीं था, H+ Cl- ऐसे नहीं थे, पानी में डालने के बाद वो निकले। समझ में आया? पक्का? या रिपीट करो? हिमांशु चलो रिपीट करो या समझ में आ गया? पक्का? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी
डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। और कुछ नहीं, बाकी सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। जोक भी लिखा था मैंने कि तुम्हें एक जोक बताना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, वो जोक ऑलरेडी बता दिया है। वही इसके पहले वाले चैप्टर में ही डिस्कस किया था हमने। क्या वो मेले में गए थे जैसे कि 1 रुपए में दूधी हलवा, ऐसे वो वाला याद आया। ओके, तो अंदर मेले में गए, बोले 1 रुपए में दूधी का हलवा कहाँ मिलेगा। ओके, वो गया अंदर, बोले लाओ, बैठ गया, लाओ क्या, तो अरे दूधी हलवा बाहर लिखा है, ये इतना बड़ा क्या दिख रहा है, तो बोले दूधी हलवा और बाहर निकल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि दूधी को हिलाओ ऐसे, तो उसको ये ऐसे दूधी हलो और बाहर निकलो ऐसे, तो वो ऐसे चीट हो गया उसके साथ। तो ऐसे जोक था, ऐसे हमारे सर सुनाते थे। फिर वो वापस मेले में ही दूसरी जगह लिखा हुआ था कि अंदर आके देखो 5 रुपए में घोड़ो गाय छे, ऐसे गुजराती जोक है। तो घोड़ो मतलब जो हॉर्स है वो गा रहा है ऐसे, घोड़ो गाय छे, तो बोले अब तो मैं विक्टिम नहीं बनूंगा। तो बाहर निकले ना, उसको सही में घोड़ा गाता है क्या अंदर, अरे नहीं रे, एक घोड़ा और एक गाय बांध के रखी हुई है ऐसे तो 5 रुपए अंदर जाके सिर्फ इतना देखना है कि ये घोड़ा है और ये गाय है। लेकिन हम सोचते क्या है कि घोड़ा गा रहा है, गाय छे मतलब ऐसे ऐसे जो बता देते हैं हमारे सर। तो वो भी मैंने याद करके लिख लिया था कि तुम्हें बताना है, ऑलरेडी बता ही दिया था। ओके, लेकिन समझ में आ गया। तो ये था हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन। डन। ओके, चलो तो आगे क्या है, आगे है हमारे पास, आगे क्या है, कहाँ गया, हाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये सब तो पता ही है, फिर भी डिस्कस करेंगे हम।